नमस्कार। जैसा कि आप लोग लगातार देख रहे होंगे, ऐसा मुझे पूरा उम्मीद है। और फिर से हम लोग अगले एक अध्याय में हैं, एक अगले पार्ट पर है, पार्ट 4 आप लोगों का करंट अफेयर का सेक्शन जो चल रहा है, आईआर का, इंटरनेशनल रिलेशनशिप का। इस मंथ हम लोग इस वीडियो में हम लोग जुलाई के मंथ को डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वह यूपीएससी हो, पीसीएस हो, जरूर देखते रहें, अच्छा रहेगा। चलिए पहले क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, जरा देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज। ओके, ये हम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन है, जरा देखा जाए पैसिफिक आइलैंड वाली कंट्रीज के बारे में क्या क्या बातें हैं। पहला स्टेटमेंट, दे आर लोकेटेड लार्जली इन द ट्रॉपिकल जोन ऑफ द पैसिफिक ओशियन बिटवीन एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड अमेरिका। ठीक है, यानी हिंदी में हुआ कि वे मुख्यतः एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच प्रशांत महासागर के उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, ये है पहला। दूसरा पॉइंट, सिंस द आइलैंड आर वेरी स्मॉल इन द लैंड एरिया, दे डू नॉट हैव एनी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। चूंकि द्वीप भूमि क्षेत्र का बहुत छोटा छोटा द्वीप है, इसलिए उनके पास कोई विशेष आर्थिक क्षेत्र ईईजेड नहीं है। ठीक है। तीसरा, फिजी, मार्शल आइलैंड और सोलोमन आइलैंड आर द पार्ट ऑफ पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज। यानी फिजी, मार्शल द्वीप और सोलोमन आइलैंड यह पैसिफिक द्वीप देशों का हिस्सा है। तो देखिए, इसमें एक बात जान लीजिए, यह बिल्कुल सही है पहला वाला, कि जो पैसिफिक जो ये है क्या बोलता है आइलैंड कंट्रीज है, ये एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच प्रशांत महासागर वाले क्षेत्र में है। बिल्कुल सही बात, और वो भी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में है, यानी ट्रॉपिकल जोन में है। तो पहला वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये बिल्कुल गलत है कि यदि कोई छोटा आइलैंड है और उसका इस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन नहीं होगा, बिल्कुल गलत है। होगा, क्या है पूरी बात मैं बताता हूं अभी। और तीसरा, फिजी, मार्शल और सोलोमन बिल्कुल है, इसी द्वीप का हिस्सा है। देखिए, पहले तो आप आ जाइए, पहले मैं एक शब्द यूज हुआ है, वह है ईईजेड, यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो ये बात आप पहले जान लीजिए इस बात को कि जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है वह बेस लाइन, ये जो बेस लाइन आपको दिख रहा है, बेस लाइन से मतलब कि बेस लाइन किसको बोलते हैं, आधार रेखा किसको बोलते हैं। जैसे कि कोई एक देश है, कभी अंदर जा रहा है, कहीं बाहर जा रहा है, उसकी टेरिटोरी, तटीय क्षेत्र, तो उन सारे तटों को मिलाने वाली एक इमेजिनरी लाइन को आप बेस लाइन कह सकते हैं। और उसके अंदर जो पानी होगा उसको इंटरनल वाटर कहा जाता है, आंतरिक जल कहा जाता है। तो बेस लाइन से लेकर 200 किलोमीटर के बीच, 200 नॉटिकल माइल्स, सॉरी 200 नॉटिकल माइल्स तक जो होता है वह बेसिकली क्या कहलाता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। पहले तो आप इसको जान लीजिए, किसी भी देश का, छोटा हो बड़ा हो, सभी देश का बेस लाइन से लेकर के 200 नॉटिकल मील्स तक ये होता है। यहां पर एक बात ध्यान रखेंगे, बेस लाइन से लेकर 12 नॉटिकल मील्स को टेरेस्टोरियल सी कहा जाता है या टेरेस्टोरियल एरिया कहा जाता है, और वहीं बेस लाइन से लेकर 24 नॉटिकल मील्स तक को कहा जाता है कॉन्टिजीनियस जोन। ठीक है, तो इस बात को भी आप जान लें। ठीक है, और उसके बाद इस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाद हाई सी एरियाज आता है, बाहरी सी एरिया। यहाँ इस एरिया में सभी देशों का समान अधिकार होता है। ठीक, चलिए अब आते हैं हम लोग दूसरी बातों पर। क्वेश्चन का दूसरा पहलू जो था, जरा देख लिया जाए, यह था, इसमें कहा गया कि जो पैसिफिक ओशियंस के जो आइलैंड है वह किस किस क्षेत्र के बीच में, जरा देख लीजिए। एशिया वाला क्षेत्र ये वाला हुआ, ऑस्ट्रेलिया वाला, और ये अमेरिका वाला, ये अमेरिकन वाला जो अमेरिका के इधर, ये तीनों मिला करके इन सारे क्षेत्रों को कहा जाता है। ये यहां पर देख लीजिए, दे आर सम ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट, दे हैव सम ऑफ द लार्जेस्ट एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है भैया, इनके ये बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन कुछ के जो ईईजेड है वो कई देशों से भी बड़े हैं। मुख्यतः इन सारे जितने भी पैसिफिक आइलैंड के जो देश हैं, जो द्वीप्स हैं, उनको 3 भागों में बांटा गया है। पॉलिनेशिया याद रखेंगे, मैक्रोनेशिया दूसरा, और मेलिनेशिया तीसरा। ये 3 प्रमुख भागों में आपको 3-3 कलर में दिख रहा होगा। ठीक है, यहां पर आपको क्या दिखेगा, तो सोलोमन आइलैंड बोला गया था, देख लो, सोलोमन आइलैंड मेलिनेशिया का पार्ट है।
मेलानेशिया 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। मेलानेशिया का है ये। अभी आपने ये देखा मार्शल आइलैंड भी अभी आपको बात में आया था, ये माइक्रोनेशिया का पार्ट है, ठीक है। और यदि कुछ और भी आपको देखना हो तो ध्यान रखें, ऐसे क्वेश्चंस बहुत आए हैं, जैसे सेंटा क्रूज ये मेलानेशिया का पार्ट है, वनातुलु ये मेलानेशिया का पार्ट है, फिजी ये भी मेलानेशिया का पार्ट है, न्यू कैलेडोनिया ये भी मेलानेशिया का पार्ट है। तो सब ध्यान में रखने की जरूरत। किरबाती कई बार चर्चा में रहा, ये माइक्रोनेशिया का पार्ट है। मार्शल आइलैंड ये आपको पता होना चाहिए, यहां पर यूएस का जो एयर बेस है बहुत तगड़ा, ठीक है। आगे तवालू देख सकते हैं पॉलिनेशिया का है, कई बार आएगा। टोंगा कई बार चर्चा में रहा है, पॉलिनेशिया में। क्रुक आइलैंड्स ये भी पॉलिनेशिया में है। न्यूजीलैंड पॉलिनेशिया में है, ध्यान रखेंगे इन सब बातों को। सोसाइटी आइलैंड पॉलिनेशिया, सेमोआ पॉलिनेशिया। तो ये सब चीजें हैं, आप इसको जरूर देखें। सब के सब एशिया ऑस्ट्रेलिया वाले क्षेत्र और इधर से अमेरिका वाले क्षेत्र में आते हैं। तो आप तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, यहां पर ध्यान से सुना जाए। ब्रिस्टल दिवस एक राष्ट्रीय दिवस है, कौन मनाता है? तो फ्रांस मनाता है, ठीक है। 14 जुलाई को मनाया जाता है, याद रखिएगा आप। 14 जुलाई वह दिन है जिस दिन माना गया कि फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 में, ठीक। इस क्रांति के बाद जो फ्रांस का राजतंत्र है, वह पूर्ण राजतंत्र जो फुल एब्सोल्यूट मोनार्की था वह खत्म हो गया, और उसके बाद वहां पर संवैधानिक राजतंत्र आया, ठीक है। संवैधानिक राजतंत्र आया, इसको बात अब ध्यान में रखेंगे। और दूसरी बात यह भी है कि इसके कुछ दिनों के बाद 1791 के आसपास वहां पर क्या हुआ, फ्रांस एक रिपब्लिक हुआ, यानी मोनार्की को खत्म कर दिया गया। ब्रिस्टिल डे इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसी दिन 14 जुलाई जिस दिन क्रांति हुई, तो माना गया कि जो ब्रिस्टिल का किला था, जहां पर जितने भी राजनीतिक कैदी थे, जो लुईस 16 जो उस समय का राजा था, लुईस 16, हिंदी में लुई बोलेंगे, इंग्लिश में लुईस बोलते हैं। तो लुई 16 जो राजा था, उसके विरुद्ध जो भी आवाज उठाता था सबको पकड़ करके उस किले में, ब्रिस्टिल के किले में डाल दिया था। 14 जुलाई को उस किले में क्रांतिकारी घुस गए, सभी को रिहा कर दिया, माना गया क्रांति हो गई। एक महान क्रांति है फ्रांस की क्रांति, जो आपके प्रेम्बल का एक बहुत बड़ा जो वर्ड है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, वो इसी क्रांति से लिया हुआ है, ठीक है। इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फर्टर्निटी जो है, ये फ्रांसीसी क्रांति का ही स्लोगन था, ध्यान में रखेंगे। अगला, हिमार्स एक तरह से कहा जाए हाई मोबिलिटी आर्टरी रॉकेट सिस्टम, ठीक है। ये जो हाल में चर्चा में रहा, जुलाई के महीने में खूब चर्चा में रहा, ये किस देश के द्वारा विकसित किया गया है? चाइना, इजराइल, यूनाइटेड स्टेट और रशिया। तो उत्तर होगा आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये क्यों ऐसा रहा चर्चा में? क्योंकि इस हाई मोबिलिटी आर्टरी रॉकेट सिस्टम को अमेरिका ने यूक्रेन को दिया अगेंस्ट रशिया, जो युद्ध चल रहा है, जुलाई के महीने में दिया गया था। देख लीजिए, यही है, ये बाकायदा इस ढंग से दिखता है, हाई है ना, हिमार्स इसको कहते हैं, हाई मोबिलिटी आर्टरी रॉकेट सिस्टम। आर्टरी का मतलब तोप एक तरह से, और हाई मोबिलिटी मतलब बहुत तेजी से कहीं पर भी जा सकता है, क्योंकि ये जो रॉकेट है एक तरह से एक ट्रक पर है, ये जो ट्रक है इस पर है, तो इस कारण से ये कई जगह जा सकता है तुरंत, कोई ऐसा जगह नहीं जहां पर स्टेशन हो, जा सकता है, ठीक है। बाकायदा इसके लिए M1140 ट्रक को फ्रेम किया गया है कि रॉकेट जा सके, ठीक है। इसको बात जानिएगा। 1990 में इसको अमेरिका ने यूज में लाया, ये बनकर तैयार हुआ, इस बात को भी ध्यान में रखें। यानी ये ओरिजिन प्लेस इसका अमेरिका है। मैन्युफैक्चर जो करता है लॉकहीड मार्टिन, विश्व की सबसे बड़ी जो क्या कहता है रक्षा, जो वेपन्स बनाने वाली कंपनी अमेरिका की, वो करती है। न्यूज में ऐसा रहा कि माना गया कि 800 US मिलियन डॉलर सिक्योरिटी के लिए यूक्रेन को प्रोवाइड किया गया जुलाई में अमेरिका के द्वारा अगेंस्ट रशिया, जो युद्ध चल रहा है। और इसी में जो एक तोप था होइट्जर, उसको भी दिया गया। पायरेट्स एयर डिफेंस सिस्टम या पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम, वह भी दिया गया। और साथ ही साथ यह हाई मोबिलिटी आर्टरी रॉकेट सिस्टम,
हिमार्स भी दिया गया। किसको दिया गया? यूक्रेन को दिया गया। ध्यान रखेंगे, हाउइट्जर जो है एक तरह से तोप है, ये एक रॉकेट सिस्टम टाइप का है जिससे निकाला जा सकता है, चलने फिरने वाला हाई मोबिलिटी, और साथ ही साथ एयर डिफेंस सिस्टम जो अमेरिका ने यूक्रेन को दिया वह था पायरेट्स एयर डिफेंस सिस्टम। ठीक है, एयर डिफेंस सिस्टम का मतलब होता है, आपको पता है, हवा में मिसाइलों को मार गिराया जाए या ड्रोन को मार गिराना। आगे देखिए, कुछ चीजें हैं, जरा देखिए क्लस्टर म्यूनिशन के बारे में। क्लस्टर म्यूनिशन के बारे में एक बम का प्रकार है, उसके बारे में कहा गया है। लाइनें जरा देखा जाए। पहला पॉइंट, a cluster munition is a weapon that disperses or release explosive submunitions like unguided explosive bomblets that are designed to explode prior to or after the impact। मतलब क्लस्टर युद्ध सामग्री एक ऐसा हथियार है जो विस्फोटक सम्मिश्रण को फैलाता या छोड़ता है, या बिना किसी निर्देशित विस्फोटक या बम है जिन्हें प्रभाव से पहले या प्रभाव पर या बाद में विस्फोट करने के लिए डिजाइन किया गया है। क्लस्टर बम जो होता है बेसिकली उसमें कई छोटे छोटे बम होते हैं, मतलब एक म्यूटेशन है उसमें भी सब म्यूटेशन है, और वो ऐसा होता है जब उसको गिराया जाता है, इसमें लिखा हुआ है, तो एक जगह आपने गिरा दिया, ठीक है, उसके बाद वो बहुत तेजी से फैलता है, कहां जाएगा कुछ नहीं, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे बम होते हैं। अभी मैं आपको फोटो में दिखाऊंगा, वो होते हैं, और कुछ समझो आज फूट गए, क्योंकि एक बड़ा बम में कई बम होते हैं क्लस्टर में, कुछ तो आज हो गए, कुछ हो सकता है बाद में फूटे, कुछ कभी ना फूटे, यानी कुछ कभी ना एक्सप्लोड हो। इसलिए बोला जाता है डिजाइन जो किया गया है, कुछ पहले ही फूट जाते हैं, कुछ उसी समय फूटता है, कुछ बहुत देर के बाद इसका इंपैक्ट होता है। दूसरा, इस बम के न यूज करने के लिए एक कन्वेंशन हुआ है, कन्वेंशन ऑफ द क्लस्टर munition CCM is a non-binding international law that prohibits all use and soft drilling and production and transfer of cluster munition। मतलब एक क्लस्टर युद्ध सामग्री पर एक कन्वेंशन आया, एक गैर बाध्यकारी मतलब कि आपने साइन कर दिया, मानो या न मानो, अंतरराष्ट्रीय कानून है जो क्लस्टर युद्ध सामग्री के सभी उपयोग, भंडारण, उत्पादन और हस्तांतरण पर रोक लगाता है। वाजिब बात है कि ऐसा कन्वेंशन आना इसलिए जरूरी था क्योंकि इस बम से क्या होता है कि बहुत दिनों के बाद भी कुछ फूट सकता है, और यदि सबसे बड़ी बात क्या है कि उसमें इतने ज्यादा छोटे छोटे बम होते हैं एक बड़े बम में कि यदि आप सिविलियंस को भी बहुत नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि कोई एक जगह टारगेट नहीं करता है, कई जगह वो टारगेट कर देता है। एक बार गिरा, पता लगा उसमें से फिर कई चीजें निकली और कई जगह टारगेट कर देता है। इससे क्या होता है, कई सिविलियंस निर्दोष मारे जाते हैं। अगला लाइन है, भारत जो है क्लस्टर युद्ध सामग्री कन्वेंशन जो है इसका एक हिस्से ना हस्ताक्षर करता है। क्या इंडिया ने हस्ताक्षर किया? तो इसमें याद रखें, पहला वाला सही है, ये दोनों ही गलत है, क्योंकि भारत ने इस पर कभी भी हस्ताक्षर नहीं किया, और यह जो एक जरूर कन्वेंशन आया है लेकिन ये गैर बाध्यकारी नहीं है, ये नॉन बाइंडिंग नहीं है, ये प्योर बाइंडिंग है। जो भी साइन करेगा वो इसका ना यूज कर सकता है, न इसको प्रोडक्शन कर सकता है, न ट्रांसफर कर सकता है। देखिए इसका एक एग्जांपल आपको दिखाया जा रहा है, ये बड़ा सा बम है, इसमें कई छोटे छोटे बम है। अब ये जब गिरेगा इसका इंपैक्ट देखिए कैसा पड़ सकता है। पता लगा यहां गिरा और कुछ देर के बाद जहां तहां ये फूट रहा है, क्लस्टर, छोटे छोटे क्लस्टर। इस कारण से क्या होता है कि कई सिविलियन मारे जाते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि ये कितना भयानक है। देखिए इसी को बुलाता है क्लस्टर म्यूनिशन, ठीक है। यहां पर देखिए इसमें बकायदा लिखा है, क्लस्टर म्यूटेशन इज अ फॉर्म ऑफ एयर ड्रॉप और ग्राउंड लॉन्च एक्सप्लोसिव वेपन दैट रिलीज और इजेक्ट स्मॉलर सब म्यूटेशन। एक बड़ा गया उसके नीचे छोटा सब म्यूटेशन। कॉमनली दिस इज अ cluster bomb that eject explosive bomblets that are designed to kill persons and destroy vehicles। तो इसका यूज जो होता है ये तो मैं बताऊंगा बाद में, लेकिन एक तरह से कहा जाए कि एयर ड्रॉप्स की तरह, जैसे मानो कि छीट रहा हो, और ये ग्राउंड पर जाकर अपना काम ज्यादा करता है, ग्राउंड लॉन्चेस एक्सप्लोसिव।
डाल दिया गया ग्राउंड पर, उसके बाद ये जो फैलेगा ये बहुत दिक्कत दे देगा। एक एक जो म्यूटेशन होता है इसमें कई स्मॉल सब म्यूटेशंस होते हैं, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, जिसे आप बॉम्बलेट्स भी कह सकते हैं, ये भी होता है। इसको जो बेसिकली जो यूज किया गया था, ये जैसे मान लो कि रनवे को डिस्ट्रॉय करना है, इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन जिसको डिस्ट्रॉय करना है, इन सब के लिए लाया था। लेकिन हुआ क्या कि इससे बहुत ज्यादा सिविलियंस भी मारे गए इस अटैक में। इसी कारण से क्या हुआ, इसको अब कहा गया कि ये जो है इसको बंद किया जाए, ठीक है। और एक चीज और भी है, जरा समझिए इसको बात को, वो यह है कई बार ये फेल भी हो जाता है। लगभग इसका जो फेल्योर रेट है वो 2% से लेकर 40% तक इसका फेल्योर है, या उससे ज्यादा है। मतलब आपने गिराया, दिवाली के पटाखे नहीं होते, कुछ मिस फायर हो जाते हैं, वो जो लड़ी वाली होती है, कहीं जली कहीं नहीं जली। लेकिन यहां पर वही है ना कि यदि सब एक बार में जल गया तो ठीक है, सब एक बार में फूट गया, लेकिन 40% क्या होता है, फेल हो जाता है। अब ये पूरी संभावना है कि वो कभी भविष्य में फूट भी सकता है, तो बहुत दिक्कत है सिविलियंस के लिए, इसको बात को समझना होगा। चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या बातें इसमें, और बड़ी बड़ी बातें। यह भी कहा गया कि इसमें सेवरल डजन तक हो सकता है एक बार में, इस बम में छोटे छोटे जो क्लस्टर्स होते हैं वो 600 तक भी हो सकता है ये, ठीक है, इसको भी आप जान लीजिए। इसका बहुत सारा यूज किया गया था अफगानिस्तान में और इराक में, जिससे बहुत ज्यादा कैजुअलिटी हुआ और अमेरिका ने बाकायदा इसको किया, ठीक है। अब इसी कारण से क्या हुआ, इस सब चीजों को देखते हुए, इस बम को देखते हुए, जो कन्वेंशन आया था वो डुबलिन में आया था, और इसमें 107 स्टेट्स ने क्या किया, साइन किया, और 2008 में ये फोर्स में आ गया, ठीक है। एक तरह से ये बाइंडिंग इंटरनेशनल लॉ है। याद रखेंगे कि डबलिन में जो है 2008 में 107 स्टेट जाकर बैठे और उन्होंने कहा कि हम इसको कन्वेंशन लाना चाहते हैं इसको रोकने के लिए, और आया, और एट लास्ट 2010 में 1 अगस्त को ये फोर्स में आया। यहां पर क्या ध्यान देना है कि ये एक बाइंडिंग है, जो मैंने वहां पर क्वेश्चन में लिखा हुआ था नॉन बाइंडिंग नहीं है बल्कि बाइंडिंग है, ठीक है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। और इसमें क्या होता है कि न इसका यूज करना है, न प्रोडक्शन करना है, न स्टॉक करना है, न आपको ट्रांसफर करना है। ये क्लस्टर म्यूनिशन मतलब एक बड़ा बम जिसमें कई चीजें हों। याद रखेंगे 123 देश इस पर जो है ज्वाइन कर चुके हैं, जिसमें से 111 देश जो है, जो पार्टीज हैं, वह लगभग शामिल हो चुकी हैं, और 12 सिग्नेचरीज हैं। इसमें आपको आप ये केवल ध्यान रखेंगे 123, ये आंकड़ा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो ज्वाइन कर चुके हैं, बस इतना ही ध्यान रखें। 74 कंट्रीज हैं, देख लीजिए, जो न इसकी पार्टी है और न कभी भी इसमें साइन करने के लिए उतावला हुए। 74 में यदि कुछ इंपॉर्टेंट देश का मैं नाम कहूं तो उसमें यूएस भी है, रसिया भी है, चाइना भी है, इंडिया है, इजराइल है, ऑब्वियस से इंडिया होगा तो पाकिस्तान भी है, और यूक्रेन भी है, और नाटो के बहुत सारे, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ नाटो जो है वो इसमें है। माना जाता है कि रसिया और यूक्रेन दोनों युद्ध में इस बम का प्रयोग कर रहा है अपने अपने तरीके से। अमेरिका इसको देता है यूक्रेन को, वो फोड़ रहा है, और रसिया के पास तो आपको पता ही है कितना पावर है, वो क्या कर सकता है। तो आपको ये भी आज पता हो गया, आपको अब समझ में आ गया क्लस्टर म्यूनिशन क्या होता है। एक प्रकार का बम है जिसमें दर्जनों बम हो सकता है, सेवरल टाइप ऑफ। ठीक, आगे अगला है द ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव रिसेंटली सीन इन द न्यूज वाज बैक्ड बाय। हाल ही में समाचारों में देखी गई ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव का समर्थन किया गया था। वह किससे संबंधित है? यूरोपियन यूनियन, वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशन या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? तो ये यूनाइटेड नेशन का है। क्या है जरा देख लीजिए। हुआ क्या, ध्यान से सुनिए। रसिया और यूक्रेन के बीच जब युद्ध शुरू हुआ तो कई जगह बम गिर रहे थे, तो बोला गया कि जो यूक्रेन है वहां तक सामान इजीली पहुंचाया जा सके, कम से कम खाने वाने की जरूरत की चीजें, ताकि युद्ध के कारण यहाँ के लोग भूखे न मर जाए या स्कार्सिटी के कारण दवाई उवाई न पहुंच पाए, खासकर फूड ग्रेन्स के लिए था। तो एक सेफ रोड बनाया गया इसके लिए सबकी सहमति से, खासकर इसमें यूक्रेन शामिल था, रसिया था और टर्की। ये 3 देशों ने मिलकर के खासकर इसमें अपना योगदान दिया। यूनाइटेड नेशन तो था ही, प्लस ये तीन चारों ने, मतलब कि यूक्रेन, रसिया और टर्की ने मिलकर के यूनाइटेड नेशन के तत्वाधान में, मतलब उसके लीडरशिप में कहा कि ऐसे करके होते हुए, मतलब मेडिटेरियन सी से होते हुए ऐसे करके इस्ताना और ऐसे इस्तांबुल से होते हुए ऐसे पार करके
और ये जो ब्लैक सी है आप इसको समझ सकते हैं, ब्लैक सी होते हुए यहां तक पहुंचना, ठीक है। तो ये बेसिकली था एक रास्ता, एक अल्टरनेटिव रास्ता बनाया गया ताकि यूक्रेन तक पहुंचा जा सके सामान को लेकर के, ये क्या करता है ग्रेन वगैरह पहुंचा जा सके, ठीक है। अब आप समझिए इस बात को। यहां पर इसका जो डेट का इफेक्टिव का जो डेट था ये भी ध्यान में रखिए, हमेशा के लिए नहीं है। जुलाई 2022 से लेकर के 17 जुलाई, ये इफेक्टिव जो रहा 22 जुलाई 2022 से लेकर के 17 जुलाई 2023 तक ये इफेक्टिव रहा। इसको ध्यान रखेंगे। इसमें कौन कौन देश थे? रसिया, यूक्रेन, टर्की और यूनाइटेड नेशन, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखें कि ये बेसिकली उस दौर में हुआ जिस दौर में युद्ध शुरू हुआ था तुरंत। लेकिन इस क्या हुआ, रसिया इससे पीछे हट गया साइन करने के बाद। रसिया ने इस डील को मना कर दिया और इसके बाद ये इनिशिएटिव एक तरह से क्या हुआ, खत्म हो गया। तो ध्यान रखेंगे, ज्यादा दिन तक तो ये नहीं चला, लेकिन जरूर ये इनिशिएटिव खत्म हो चुका क्योंकि रसिया ने इससे अपने आप को बाहर कर लिया, ठीक है। ध्यान रखेंगे। आगे ये सब कुछ चीजें हैं। ब्लैक सी आप देख सकते हैं, आपको जरूर यहाँ पर चूंकि युद्ध वाला इलाका है तो आपको हमेशा ये सब चीज को आपको पता है, यहाँ रसिया है। ये सब एरिया जरूर आप देखें, कहाँ पर डोनेट है, कहाँ पर डोनबास है, कहाँ पर लुहानसे है ना। मालडोवा आप जरूर देखिए, एक लैंडलॉक कंट्री है रोमानिया और यूक्रेन के बीच में। ये ब्लैक सी हुआ, क्रीमिया नीचे है, सी ऑफ अजोव आप देख रहे हैं। फिर आप यहाँ पर ये मरमरा सी है, आपको पता होगा ये मरमरा सी, और ये मेटेरियल सी। जरूर इन सब चीजों को देखें। बॉस्फोरस स्ट्रेट ब्लैक सी और मरमरा सी को जोड़ता है। मरमरा सी और मेटेरियल सी को जोड़ने वाला है डार्नेलिज, यहाँ पर आएगा डार्नेलिज, वो आएगा। तो ये सब चीजों को आप जरूर ध्यान में रखें, कहां पर क्या है, ब्लैक सी से कौन जुड़ रहा है, नहीं जुड़ रहा है, ये सब चीजों को जरूर आप देखें। अगले पर, अगला क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। यहां पर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग यूएन पीस कीपिंग मिशन, ठीक है। देखिए क्या, द यूएन पीस कीपिंग मिशन इज अ ज्वाइंट एफर्ट बिटवीन द डिपार्टमेंट ऑफ पीस ऑपरेशन एंड द डिपार्टमेंट of operational support and aim to assist host country to transitions from the situation of the conflict to peace। मतलब संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन का संचालन, शांति मिशन का संचालन विभाग और परिचालन सहायता विभाग के बीच एक संयुक्त प्रयास है। मतलब इन दोनों के बीच का, किससे किसके बीच का, बेसिकली बिटवीन डिपार्टमेंट ऑफ पीस ऑपरेशन और डिपार्टमेंट ऑफ ऑपरेशनल सपोर्ट, इन दोनों का उद्देश्य क्या है, जिस भी देश में संघर्ष हो रहा है उसको संघर्ष से शांति की ओर ट्रांसफर करना है। दूसरा पॉइंट, यूएन पीस कीपिंग डज नॉट डील विद द पॉलिटिकल सपोर्ट टू कॉन्फ्लिक्ट कंट्रीज। मतलब कि यूएन शांति मिशन में राजनीतिक समर्थन देने की बात नहीं की गई है, केवल ये सोशल इकोनॉमिकल है, राजनीतिक नहीं है भैया, शांति वांति कर दीजिए, ऐसा कहा गया। दूसरा, तीसरा, वन ऑफ द बेसिस प्रिंसिपल ऑफ द पीस कीपिंग मिशन इज नॉट यूज ऑफ द फोर्स एक्सेप्ट इन द सेल्फ डिफेंस एंड डिफेंस ऑफ मैंडेट। मतलब शांति मिशन के मूल सिद्धांतों में से एक है आत्मरक्षा और जनादेश की रक्षा के अलावा बल प्रयोग न करना। तो पहले बात तो आप जान लीजिए कि यूएन आप यूएनओ, इस बात को ध्यान में रखें कि यूएनओ जो है, यूएनओ दो तरह कदम उठाता है। एक होता है पीस कीपिंग और एक होता है पीस बिल्डिंग, जिसमें आप कह सकते हैं पीस बिल्डिंग मेजरमेंट एंड पीस कीपिंग मेजरमेंट। पता चल जाए यूएनओ को कि इस क्षेत्र में कोई संघर्ष होने वाला है, पता लगा कि उसी देश में गृह युद्ध होने वाला हो कोई पर्टिकुलर देश में, या कोई देश आपस में लड़ने वाले हो, तो इससे पहले जो यूएन जो भी चीजें अख्तियार करता है, खासकर डिप्लोमेटिक तरीके से, युद्ध ना हो, संघर्ष ना हो, उसको बोला जाता है पीस बिल्डिंग मेजरमेंट्स। यानी युद्ध से पहले, कॉन्फ्लिक्ट से पहले जो मेजरमेंट उठाए जाते हैं, जो प्रयास किए जाते हैं यूएनओ के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, उसको पीस बिल्डिंग बुलाता है। लेकिन युद्ध जब शुरू हो चुका है तो उसके बाद जो चीज उठाया जाता है उसको पीस कीपिंग बुलाता है। इसके तहत वहां पर शांति सेनाएं यूएनओ भेजती है ताकि हो सके। इसके अंतर्गत और भी डिप्लोमेटिक लेवल पर भी बातें होती है कि शांति वांति रखे, लेकिन बेसिकली ब्लू हेलमेट जिसको बोला जाता है, यूएनओ का जो सेना है उसको ब्लू हेलमेट्स कहते हैं, तो उसको भेजा जाता है। तो वही है, इसमें बोला गया कि इसका संचालन ये दो विभाग मिलकर करते हैं। दूसरा पॉइंट है जो सैनिक जो वहां पर गए हैं, जो यूएनओ के सैनिक ब्लू हेलमेट,
वो राजनीतिक समर्थन, राजनीतिक यानी पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं करते हैं, दूसरा पॉइंट ये कहा। और तीसरा पॉइंट ये कहता है कि आत्मरक्षा के सिवाय वो कभी भी, या किसी व्यक्ति को कोई मार रहा हो तभी वो फोर्स का प्रयोग कर सकता है, या उसको कोई मार रहा हो तो फोर्स का प्रयोग कर सकता है। तो इसमें तीसरा और पहला बिल्कुल सही है, दूसरा गलत है। वो राजनीतिक समर्थन भी देते हैं, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। यहां पर जैसा कि मैंने आपसे कहा, पीस, पहली बार जो पीस कीपिंग जो एफर्ट्स या मेजरमेंट किया गया था, मेजर्स यूज किया गया था, वो 1948 में किया गया था, खासकर वेस्ट एशिया के लिए। और वो बेसिकली था अरब और इजराइल जो वॉर चल रहा था, उसी कारण से इसको पहली बार यूज किया गया। और पीस कीपिंग मिशन का रोल जो था वो मॉनिटर करना था आर्मिस्टिक एग्रीमेंट, जो एक एग्रीमेंट हुआ था, आर्मिस्टिक जो एग्रीमेंट हुआ था इजराइल और अरब के बीच में, उसको मॉनिटर करने के लिए। ठीक है, यहां पर ध्यान रखेंगे। यहां पर यह भी ध्यान रखेंगे यूएन पीस कीपिंग जो प्रोवाइड सिक्योरिटी है, वो सिक्योरिटी तो प्रोवाइड करता ही है, एज वेल एज पॉलिटिकल एंड पीस बिल्डिंग सपोर्ट टू द कॉन्फ्लिक्ट रिडन कंट्रीज। मतलब पीस कीपिंग तो करता ही है सिक्योरिटी, वहां पर शांति व्यवस्था कायम हो, पीस कीपिंग में तो यही है, लड़ाई झगड़ा हो चुका है। पीस बिल्डिंग भी करता है, यानी उससे पहले, युद्ध होने से पहले जो भी मेजरमेंट करना है वो भी, और पॉलिटिकल सपोर्ट भी करता है, याद रखेंगे आप लोग इस बात को भी। यहां पर अब आप देख लीजिए, जो 3 बेसिक प्रिंसिपल है जो पीस कीपिंग में गाइड हो जाता है, वो यह है, कंसेंट ऑफ द पार्टीज, impartiality and not use the force except self defense and defense of the mandate। मतलब 3 जो मेजर प्रिंसिपल है जिस पर ये काम करती है यूएन पीस कीपिंग आर्मी, जिसको आप ब्लू हेलमेट कहते हैं, वह है पार्टियों की सहमति से काम किया जाता है, निष्पक्षता बहुत ज्यादा होती है, और आत्मरक्षा और जनादेश की रक्षा के सिवाय कभी भी वह फोर्स का मतलब कि बल का प्रयोग नहीं करते, जैसा कि मैंने आपसे कहा। आगे अगला क्वेश्चन पर आते हैं, जरा देखते हैं। जरूर ध्यान रखें, पीस कीपिंग एंड पीस बिल्डिंग, वैसे पीस मेकिंग भी होता है, जरा बताइएगा पीस मेकिंग क्या होता है। यूएनओ का जो पीस, 3 बड़े मेजरमेंट्स हैं, पीस बिल्डिंग, पीस कीपिंग और तीसरा है पीस मेकिंग। कमेंट में बताइएगा पीस मेकिंग में क्या इन्वॉल्व होता है। नॉट ऑल द साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ द रीजनल कॉर्पोरेशन, यानी कि सार्क नेशन इज मेंबर ऑफ G77। मतलब दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसको आप सार्क कहते हैं, यानी दक्षिण के सारे देश G77 विकासशील देशों का जो एक समूह है, उसके सदस्य नहीं है। दूसरा, द रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, जिसको रेड्स कहा जाता है, इज अ परमानेंट ऑर्गन ऑफ द संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको SCO कहा जाता है, विच सर्व टू प्रमोट कॉपरेशन ऑफ द मेंबर स्टेट अगेंस्ट टेररिज्म, सेपरेटिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म। यानी क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना, जिसको रेड्स कहा गया, संघाई सहयोग संगठन की एक स्थायी अंग है, जो आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद के खिलाफ राज्यों को सहयोग को बढ़ावा देता है। तीसरा, द साउदर्न कमीशन मार्केट, कॉमनली नोन एज मर्कासुर, इज अ साउथ अमेरिकन ट्रेड ब्लॉक। साउदर्न कॉमन मार्केट, जिसे आमतौर पर मर्कासुर कहा जाता है, वह एक दक्षिण अमेरिका का व्यापारिक गुट है। तो इसमें ध्यान रखेंगे, यह पहला गलत है, क्योंकि ऐसा नहीं है। दक्षेश के सारे मेंबर, सार्क के सारे मेंबर G77 के मेंबर हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, यह भी सही है कि जो रेड्स है ये SCO का है, जो काम करता है टेररिज्म सेपरेशन पर साथ में। और यह भी सही है कि साउदर्न कॉमन मार्केट जो है दक्षिण अमेरिका का है, बेसिकली एक व्यापारिक गुट है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब इस पर क्या क्या बातें हैं, जरा यहां पर देख लीजिए। पहला पॉइंट, पहले तो सार्क का नाम आया, आप इसको जान लीजिए। ठीक है, सार्क के सारे देश जो है वो G77 के मेंबर है, इस बात को आप जान लीजिए। G77 जो था वो 1964 में आया था। बेसिकली 77 जो नॉन अलाइड नेशन थे, मतलब कि निर्गुट जो संगठन था, नैम जिसको आप कहते हैं, गुट निरपेक्ष आंदोलन संबंधित जो इतने भी देश थे, उसमें से 77 देश, यानी सभी के सभी गरीब और विकासशील देश थे। 1964 में इसको स्टेब्लिश किया गया था। बेसिकली इसका स्टेब्लिश करने का मकसद क्या था, ये सुनिए। यूएनओ जब बना तो उस समय तो बहुत सारे देश गुलाम थे, धीरे धीरे बहुत सारे देश आजाद हुए। तो जितने भी विकासशील देश थे उनकी आवाज को दबा दिया जाता था यूएनओ में।
तो एक तरह से G77 एक कलेक्टिव साउंड बना, एक तरह से प्रेशर ग्रुप बनाया गया गरीब और विकासशील देशों का यूएनओ के अंदर ही, ताकि सबकी आवाज पहुंचाई जा सके। यदि आप एक गुट में रहेंगे, पता लगा 77 देशों का एक ग्रुप बन गया और उसमें से कुछ देश सभी के जो रिलेटेड मुद्दे होंगे उसको उठाएगा, कॉमन मुद्दे। इसको बनाया गया था 1974 में। इसका जो फर्स्ट मेजर मीटिंग हुआ था अल्जीरियस में हुआ था 67 में, और इसी में चार्टर ऑफ अल्जीरियस जो कहा जाता है, जिसका चार्टर बना 77 का, इसको G77 भी कहा जाता है। इसका तैयार हुआ 67 में। पर्पस क्या था? सिंपल सी बात है, डेवलपिंग नेशन के साथ साथ अंडर डेवलप कंट्रीज का इकोनॉमिक जो इंटरेस्ट है उसको बरकरार किया जाए। इसका हेडक्वार्टर कहीं और नहीं है, यूनाइटेड नेशन में ही इसका हेडक्वार्टर है। जैसा मैंने कहा, अभी फिलहाल इसमें 134 देश है। ध्यान रखेंगे, जब बना था 77 थे, लेकिन आज के तारीख में 134 देश है। और अभी इसका जो चेयर है, अभी जो चेयरमैन है वो युगांडा है। इसको भी ध्यान में आप रखेंगे। बाकी एक आपने अभी सुना होगा मर्कासुर के बारे में, तो ध्यान लीजिए। मर्कासुर जो है, जिसे मर्कासुर भी कहा जाता है या मर्कासोल भी कहा जाता है। मर्कासुर एंड मार्कोसुल, सुर एंड सुल। सुर बेसिकली एक तरह से कहा जाए स्पेनिश लोग कहते हैं, और मर्कासुल जो है पुर्तगाली लोग कहते हैं, बेसिकली पुर्तगीज लोग। यह जो ब्लॉक बना था, ये बेसिकली एक संधि हुई थी, असुनसियान की संधि, एक ट्रीटी हुआ था, असुनसियान की ट्रीटी। उसके बाद एक तरह से यह अस्तित्व में आया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और इसको अस्तित्व में बेसिकली 1994 में यह अस्तित्व में आया। यानी एग्जिस्टेंस में कब आया ये? 1994। तो पहले ध्यान रखेंगे 1991 में जो एक ट्रीटी हुई थी, असुनसियान की ट्रीटी, उसके बाद एक 1994 में एक और हुआ था, एक प्रोटोकॉल हुआ था, ओरोपीटो का प्रोटोकॉल। इन दोनों को मिला करके, इन दोनों का बहुत बड़ा रोल हुआ। मर्कासुर टाइप का एक साउदर्न ब्लॉक, जो साउथ अमेरिका का जो एक तरह से कहा जाए जो इकोनॉमिकल ब्लॉक है, खासकर ट्रेड ब्लॉक, वो तैयार हुआ। ठीक है, इन दोनों के द्वारा। फिर से मैं बोल देता हूं, 94 में आरोपीटो प्रोटोकॉल 1994 और एक ट्रीटी 1991, इन दोनों के द्वारा ही इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ। इसका जो सदस्य है देख लीजिए, ब्राजील है, पराग्वे है, अर्जेंटीना है और उरुग्वे है। ठीक है, सदस्य वेनेजुएला भी था, इसको भी ध्यान रखें। लेकिन 2016 में वेनेजुएला को अलग कर दिया गया, हटा दिया गया, निलंबित कर दिया गया। बाकी इसमें कुछ सहयोगी देश है, जैसे बोलिविया, चिली है ना, कोलंबिया, इक्वाडोर, गुएना, पेरू और सुरीनाम। मतलब लगभग सारे देश जो है एक तरह से कहा जाए इसके सहयोगी देश है, एसोसिएट्स है, लेकिन पूर्णतः मेंबर नहीं है। पूर्णतः वेनेजुएला था, लेकिन वो हट गया। कौन कौन है ध्यान रखेंगे इसमें? मर्कासुर में अर्जेंटीना 1, उरुग्वे 2, पराग्वे 3 एंड ब्राजील 4, पांचवा हट गया। इसका जो हेडक्वार्टर है मोंटीवीडो में है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे, ओपन वॉर 19वीं सदी के मध्य में हुआ था। पश्चिमी शक्ति और किसके बीच हुआ था? तो चाइना के बीच में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। देखिए, ओपन वॉर जो है बेसिकली, मैं यदि आपसे कहूं तो ओपन वॉर में ये एक तरफ है आपकी इंग्लैंड, जो उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी मानी जाती थी, और इधर है चाइना। ठीक है, इन दोनों के बीच का युद्ध था। और हुआ क्या था कि मैं थोड़ा सा खुल के बता दूं, हुआ यह था कि चाइना और ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी मान लो ब्रिटेन के बीच ट्रेड बहुत पुराना है। जब से इंडिया के साथ ट्रेड हो रहा था, उसके बाद चाइना के साथ भी ट्रेड हुआ। लेकिन चाइना में इनके वस्तुओं का जो डिमांड था, डिमांड ऑफ ब्रिटिश गुड है ना, डिमांड ऑफ ब्रिटिश गुड्स, वो निग्लेजेबल था, नहीं के बराबर। चाइना ने केवल एक कैंटोन बंदरगाह को केवल खोल रखा था। यहां पर ट्रेड करो, यहीं से केवल अंदर जाने की जरूरत नहीं है। चाइना बोला कि यार तुम्हारी गुड्स का तो हमारे पास कोई डिमांड है नहीं, तुमको जो भी कुछ ले जाना है यहां से, तुमको यहां तक कैंटोन तक पहुंच जाएगा, तुम पैसा दो। जो उस समय गोल्ड और सिल्वर कॉइन हुआ करता था, सिल्वर कॉइन
दो और वापस अपना सामान लेकर जाओ। तो वाजिब बात है, बार बार जो भी ट्रेड हो रहा था गोल्ड और सिल्वर में हो रहा था, गुड्स गुड्स में तो हो ही नहीं रहा था। तो लगातार ब्रिटेन का खजाना खाली हो रहा था क्योंकि उनके गुड्स का कोई डिमांड नहीं है। तो एट लास्ट ब्रिटेन ने क्या किया कि चाइना के व्यापार को बैलेंस करने के लिए सबसे पहला काम किया, आफ्टर बैटल ऑफ पलासी 1557 बैटल ऑफ पलासी, जब एक तरह से कहा जाए बंगाल पर उनका बहुत हद तक नियंत्रण हो गया और बक्सर के बाद तो हो ही गया 64 बक्सर, तो उन्होंने खासकर बिहार वाले रीजन में अफीम की खेती शुरू की और ये अफीम इलीगल तरीके से कहां पहुंचाया, चाइना पहुंचाया, ठीक है, चीन पहुंचाया। चीन ने विरोध किया और इसी का परिणाम था ओपन वॉर। अब आप समझ गए होंगे, ठीक है। देखिए, दो ओपन वॉर हुए जैसा कि मैंने आपसे कहा था। पहला जो फर्स्ट ओपन वॉर हुआ था चाइना 1839 से लेकर 1842, और इस युद्ध में क्या हुआ, चाइना हार गया और अभी तक जो केवल कैंटन तक ब्रिटेन जा सकता था, ब्रिटेन अंदर घुस करके चाइना में अफीम बेचना शुरू कर दिया। फिर कुछ दिनों के बाद फिर सेकेंड ओपन वॉर होता है 1856 से लेकर 1860 के बीच में, और इसमें भी चाइना हार गया सेकेंड ओपन वॉर में भी ईस्ट इंडिया कंपनी से। वैसे उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल नहीं रहा, ब्रिटेन के हाथ में रूल आ चुका था, आपको पता होगा, आफ्टर खासकर 1857 का रिवॉल्ट। और उसके बाद तो इस सेकेंड ओपन वॉर के बाद तो एक तरह से कहा जाए कि अभी तक तो केवल कैंटन था, फर्स्ट के बाद मान लो इतना दूर में आकर बेचा। सेकेंड में जब हार गया चाइना तो लगभग पूरे चाइना में उन्होंने अफीम बेचना शुरू कर दिया और बिहार के अफीम से एक तरह से चाइना के व्यापार को क्या किया, बैलेंस कर दिया। तो आप सोच सकते हैं ये क्या बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, जरा देखा जाए, बहुत अच्छा प्रश्न है। हाँ, ऑल द मेंबर ऑफ बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव्स फॉर द मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कॉपरेशन, जिसको आप बिम्स्टेक कहते हैं, आर लिटोरल स्टेट, मतलब तटीय स्टेट है। क्या बंगाल, जो बिम्स्टेक के सारे देश है वो क्या तटीय राज्य हैं, जिन मतलब कि सबके पास कोस्टल लाइन है। आगे अगला है तो बे ऑफ बंगाल मैरीटाइम डायलॉग, जिसको कहा जाता है BOBMD, इज द ऑर्गेनाइजेशन बाय द बिम्स्टेक। तो क्या बे ऑफ बंगाल मैरीटाइम डायलॉग, जिसको BOBMD कहा जाता है, क्या वह इसी बिम्स्टेक का एक भाग है? दोनों ही गलत है। जान लीजिए पहला बात, दोनों ही क्या है, गलत है, क्योंकि यहां से आपको फिगर में पता चल जाएगा कि सारे तटीय देश नहीं है, ठीक है। थाईलैंड है एक, ये तट है इसके पास में, कोस्टल लाइन है इसके पास में, ठीक है, ध्यान दीजिए। म्यांमार के पास भी है दूसरा, बांग्लादेश के पास भी है तीसरा, और भारत के पास भी है चौथा, श्रीलंका के पास भी है पांचवा। लेकिन नेपाल और भूटान जो दो अदर मेंबर है, ये लैंडलॉक कंट्री है, इसलिए ये गलत है स्टेटमेंट, ठीक है, ध्यान रखेंगे। सेकेंड पॉइंट यहां पर ध्यान देखें। वैसे बिम्स्टेक के बारे में मैं और एक बात बता दूं सेकेंड पॉइंट पाने से पहले, कि बिम्स्टेक जो था बेसिकली वो बनाया गया था, ध्यान दीजिएगा, 1997 में, ठीक है। और उस आज बिम्स्टेक में कितने मेंबर हैं? 7 मेंबर हैं। लेकिन जब ये शुरुआत पे बना था, ध्यान रखेंगे, उस समय इसमें उतने मेंबर नहीं थे, ठीक है। पहले बांग्लादेश था, श्रीलंका था, म्यांमार और भारत, ये सब था। बाद में नेपाल और भूटान भी आया और बाकायदा थाईलैंड भी आया। तो धीरे धीरे करते हुए ये बढ़ा है। यहां पर आप इस बात को ध्यान रखेंगे, वो यह है कि इसके 14 पिलर्स हैं। बिम्स्टेक के पिलर किस पर फोकस करता है? फोकस के 14 पिलर्स है। क्या क्या है जरा देख लीजिए। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पहला है, दूसरा है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, तीसरा है एनर्जी, चौथा है टूरिज्म, पांचवा है टेक्नोलॉजी, फिर फिशरीज है, एग्रीकल्चर है, पब्लिक हेल्थ भी है, पॉवर्टी एलिवेशन है, यानी कि पॉवर्टी खत्म करना, काउंटर टेररिज्म है, एंड ट्रांसनेशनल क्राइम, इन्वायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, पीपुल टू पीपुल कनेक्ट, कल्चरल कॉपरेशन और क्लाइमेट चेंज। इतने सारे हैं ये। तो ध्यान रखेंगे बिम्स्टेक जो है 1997 में आया था, बाद में इसमें नेपाल और भूटान जैसे देश शामिल हुए, इसको भी ध्यान रखेंगे। शुरुआत में केवल 5 कंट्री थी, ठीक है, लेकिन उसके बाद इसका प्रॉपर नाम पड़ा बिम्स्टेक, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये जो बे ऑफ बंगाल मैरीटाइम डायलॉग है, ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन है एक तरह से ह्यूमैनिटेरियन डायलॉग एंड दी पाथफाइंडर फाउंडेशन
ब्रॉट टुगेदर बाय द गवर्नमेंट ऑफिसर, इसमें गवर्नमेंट ऑफिसर, मैरीटाइम एक्सपर्ट और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रोमोनेंट थिंक टैंक होता है फ्रॉम श्रीलंका, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया। तो याद रखेंगे BOBMD में कौन कौन से देश हैं? श्रीलंका, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया। ठीक है, ये बिम्स्टेक का नहीं है। और ये किसके लिए है बेसिकली? ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन जो है ये ह्यूमैनिटेरियन है ना, ह्यूमैनिटेरियन डायलॉग एंड द पाथफाइंडर फाउंडेशन ब्रॉट टुगेदर बाय द, एक तरह से कहा जाए एक डायलॉग है, मैरीटाइम के क्षेत्र में ही डायलॉग है कि मैरीटाइम में कुछ जैसे मान लें कोई आपदा आ गई हो या कुछ ऐसी चीजें आ गई जहां हेल्प करना हो, तो एक तरह सूचनाओं का आदान प्रदान हो। इसमें गवर्नमेंट के ऑफिसर शामिल होते हैं, मैरीटाइम एक्सपर्ट शामिल होते हैं सभी देश के, और कुछ रिप्रेजेंटेटिव भी शामिल होते हैं थिंक टैंक वाले। ठीक है, ये बात ध्यान में रखेंगे। आगे आइए, अगला जरा देख लिया जाए, वह है, एक मिनट, अगला क्वेश्चन आइए, ये है CCZ पर एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत दिन तक चर्चा में रहा। दी कैलेरियन चिप पर्टन जोन, द कैलेरियन चिप पीटरटन जोन, ठीक है, यानी कैलोरियन क्लिप पार्टनर जोन भी इसको कहा जाता है कई बार, लेकिन क्लिप पीटर जोन भी कहा जाता है, which is the most study area of the commercial interest of the deep sea mining. डीप सी माइनिंग का मतलब होता है समुद्र के नीचे का खनन करना। इज लोकेटेड, तो मतलब ये जो जोन है, ये जो बेसिकली जिसको मैंने कहा क्लेरियन क्लिप पार्टनर जोन या पैटर्न जोन, यह जो जोन है ये बेसिकली जो बहुत हद तक पढ़ाई, बहुत सारे आजकल बहुत ज्यादा पढ़ाई जा रहा है, ये सब बहुत ज्यादा इस पर ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक तरह से कहा जाए समुद्र खनन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। ये जोन है कहां पर? तो याद रखेंगे ये जो जोन है बेसिकली CCZ, ये पैसिफिक ओशियन में पड़ता है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। आगे देखिए क्या है, जरा देखा जाए, ये जो CCZ है इन द ईस्टर्न पैसिफिक में है, पूर्वी पैसिफिक में है, इज द मोस्ट स्टडी एरिया ऑफ द कमर्शियल इंटरेस्ट फॉर डीप सी माइनिंग सिचुएटेड एट द डेप्थ बिटवीन, कहां से कहां तक, बहुत अंदर खनन करना, लगभग 3500 से लेकर 5500 के मीटर के अंदर खुदाई उदाई की जाएगी। याद रखिएगा, माना जाता है इस जोन में निकल, मैग्नीज और कोबाल्ट पाए जाते हैं और कई तरह के और भी रिसोर्सेस पाए जाते हैं। इसको जो जुडिक्शन है और जो रेगुलेट करता है संस्था, वह है ISA, यानी द इंटरनेशनल सीबीड अथॉरिटी, ये करता है इसको। ये इसका जो हेडक्वार्टर है किंगस्टन जमैका में है, इसको बात को ध्यान में रखिएगा। इसका हेडक्वार्टर कहां है? किंगस्टन जमैका। ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, इसमें लगभग 167 कंट्रीज हैं। कितनी कंट्रियां हैं? 167 कंट्री। ये कब स्टेब्लिश हुआ है जरा देखा जाए, तो ये बेसिकली ध्यान रखेंगे, द यूरोपियन यूनियन स्टेब्लिश अंडर 1982 UN कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सीबेड यूनिलॉज एंड इट्स 1994 एग्रीमेंट ऑन द इम्प्लीमेंटेशन। मतलब सीधी सी बात है, ये जो एक तरह से कहा जाए इंटरनेशनल सीबीड अथॉरिटी है, जिसका हेडक्वार्टर जमैका में है, इसमें 167 कंट्रीज हैं। ये एक इनिशिएटिव था, किसका इनिशिएटिव है? यूरोपियन यूनियन का इनिशिएटिव है। और इसी के इनिशिएटिव में क्या हुआ, 1982 में एक तरह से कहा जाए ये बना, अंडर किसका बना? UN कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, जिसको आप यूनिक्लॉज बोलते हैं, उसी के अंडर में ये बनाया गया। हाँ, इसका जो इफेक्टिव हुआ यानी जो लागू हुआ, ये 1994 में लागू हो गया, तो ध्यान में रखेंगे। और ये CCZ जो है ये बहुत लोगों का है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF, ठीक है, यानी विश्व आर्थिक मंच से संबंधित कुछ कथन है, इसको आप देखें। पहला, द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इज अ यूनाइटेड नेशन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड इन जिनेवा, स्विट्जरलैंड। क्या यह विश्व आर्थिक मंच यानी WEF जिनेवा में स्विट्जरलैंड में है और ये UN आधारित एक संगठन है? पहला पॉइंट, UNO के अंतर्गत। दूसरा, इट इज नोन फॉर एनुअल समिट इन दावोस, यह दावोस में अपने वार्षिक सम्मेलन के लिए जाना जाता है, दावोस में, ठीक है, शिखर सम्मेलन होता है। तीसरा, द फोरम स्ट्राइव्स टू डेमोन्स्ट्रेट
इंटरप्रेन्योरशिप इन द ग्लोबल पब्लिक इंटरेस्ट, मतलब फोरम वैश्विक जनहित में उद्यमता प्रदर्शित करने का प्रयास करता है, इंटरप्रेन्योरशिप को प्रदर्शित करने का प्रयास करता है। चौथा, द फोरम इज लार्जली, एक वर्ड है लार्जली, फंडेड बाय इट्स पार्टनरिंग कॉरपोरेशन, मतलब फोरम बड़े पैमाने पर इसके भागीदार निगमों के द्वारा वित्त पोषित होता है। निगमों का मतलब यहां पर आप मान लीजिए थोड़ा देर के लिए बिजनेसमैन, कॉर्पोरेट जगत के लोग, उनके द्वारा यह वित्त पोषित होता है बड़े पैमाने पर। ये नहीं कह रहा ये 100%, ठीक है। तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे, पहला पॉइंट तो यह है कि ये गलत है कि ये जो है ये यूएनओ की संस्था नहीं है। बाकी यह सही है कि इसका प्रत्येक साल सम्मेलन दावोस में होता है। फोरम जो है बेसिकली जो वैश्विक जनहित में उद्यमता प्रदर्शित करने का प्रयास करता है, यानी कि स्ट्राइव टू डेमोन्स्ट्रेट द एंटरप्रेन्योरशिप इन द ग्लोबल पब्लिक इंटरेस्ट। और हाँ, ये भी सही है कि कॉर्पोरेट घराने के लोग ज्यादातर इसको फंडिंग करते हैं। देखिए, ये जो बेसिकली है, यह जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, ये जिसके दिमाग की उपज है, ये बहुत बड़े एक जर्मन व्यक्ति हैं, उनकी दिमाग की उपज है, कार्लोस स्क्राब या कार्लस स्क्रैब या स्क्रॉप भी कहते हैं इन्हें कई बार। तो इनकी ही दिमाग की उपज है, ठीक है। और यह बेसिकली यदि मैं आपसे कहूं कि इसमें ये एक नॉन गवर्नमेंटल लॉबिंग ऑर्गेनाइजेशन है। दूसरा पॉइंट, इसमें जो मेंबर है ये गवर्नमेंट नहीं है, कई देश के बिजनेसमैन है, याद रखेंगे, और कुछ पॉलिटिकल लोग भी इसमें शामिल होते हैं, कुछ पॉलिटिकल लोग भी शामिल होते हैं और कुछ बिजनेसमैन भी होते हैं, यही लोग इनको फंड देते हैं। इसलिए जब आपका जो ऑप्शन था लार्जली, तो लार्जली बिजनेसमैन जो होते हैं, जो कॉर्पोरेट जगत के लोग होते हैं, वह देते हैं, और कुछ जो पॉलिटिकल लोग हैं जो इसके मेंबर होते हैं वह भी इसमें देते हैं। बाकी तो आपको मैंने बता ही दिया, एक बार जान लीजिएगा, ठीक है। वही जो पार्टनरिंग कॉर्पोरेशन है वो लार्जली फंड करता है, साथ साथ जो पॉलिटिकल लोग हैं वो भी करते हैं, इसको भी ध्यान में आप रखेंगे, ठीक है। यहां पर एक बात आप जरूर जाने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में, वो यह है कि इसके जो मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ द ट्रस्ट जो है, बोर्ड ऑफ द ट्रस्ट जो है, वह उसमें मुकेश अंबानी भी आते हैं। तो आप समझ सकते हैं इससे बहुत बड़ी बात। वहीं पर एक और व्यक्ति का नाम आपको आएगा, थारमान सांगमू गर्तनम, थोड़ा सा अजीब सा नाम है, लेकिन ये इंडियन ओरिजिन के व्यक्ति हैं, थारमान सांगमू गर्तनम। यह जो है ये आज के तारीख में सिंगापुर के प्रेसिडेंट हैं, यानी एक पॉलिटिकल व्यक्ति है, और ये इंडियन ओरिजिन के व्यक्ति हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा कैसे कैसे लोग हैं। यदि भारत आपको यदि पूछा जाए मेंबर ऑफ ट्रस्टी में, तो बहुत बड़ा व्यक्ति इंडिया के जो है अंबानी साहब है, और यही लोग के द्वारा यह संगठन बनाया भी गया है, इसको भी आप समझें। एक बात जान लीजिए, वो यह है कि ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, ये कई सारे रिपोर्ट प्रत्येक साल प्रकाशित करता है, जैसे कि द ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ठीक है। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट जो है वह जारी करता है, जो मेजर करता है कंट्रीज और इकोनॉमी को, ठीक है। ये 1979 में आया था इस संस्था के द्वारा यह रिपोर्ट। फिर द ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिपोर्ट, इसको भी यह निकालता है। बाकायदा ध्यान रखें, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि द ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिपोर्ट कौन संस्था निकालती है, तो WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये 2001 से निकाला जा रहा है। अगला है द ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ये 2006 से ये निकाल रहा है ये संस्था। द ग्लोबल ट्रेवल एंड द टूरिज्म रिपोर्ट, ये 2007 से निकाला जा रहा है। द फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये 2008 से निकाला जा रहा है इसके द्वारा। अगला है द ग्लोबल इनेबलिंग ट्रेड रिपोर्ट, ये है 2008 से, यह भी निकाला जा रहा है। ये कुछ रिपोर्ट है जो विकिपीडिया से हम लोगों ने लिया है, इसको भी ध्यान में रखें, ये सब रिपोर्ट ये निकालते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, और ये नाटो से रिलेटेड है। नाटो वाज फॉर्म विद द साइनिंग ऑफ द वाशिंगटन ट्रीटी, मतलब वाशिंगटन ट्रीटी के बाद नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश हुआ। आपको पता होगा ये अप्रैल में स्टैब्लिश हुआ था 1949 में, बिल्कुल सही बात। दूसरा है NATO's membership is open to any country that is willing to accept the term of the military alliance, मतलब नाटो की सदस्यता किसी भी देश के लिए खुली है
जो सैन्य गठबंधन की शर्तों को स्वीकार करने को तैयार है। तीसरा पॉइंट, ऑल द डिसीजंस आर टेकन बाय द कंसर्न इन द नाटो, मतलब सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाता है। देखिए एक बात जान लीजिए, ये बिल्कुल सही है कि वाशिंगटन संधि के बाद यह अस्तित्व में आया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, और इसका मूल कारण है कि अमेरिका लीडेड ये ऑर्गेनाइजेशन था, और इसमें बेसिकली जो उस समय का जो रूस, जिसको आप उस समय कहा जाता था पूर्व सोवियत संघ यानी यूएसएसआर, उसके अगेंस्ट ये मिलिट्री ब्लॉक था, अमेरिका की लीडरशिप में एस्टेब्लिश हुआ था। इसमें एकमात्र एक कोटेशन है, ये कलेक्टिव सिक्योरिटी पर विश्वास करता है और बहुत ही रियलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन है, आइडियलिस्टिक बिल्कुल नहीं है ये, यानी कि यथार्थवादी संगठन है, आदर्शवादी नहीं है, बिल्कुल जान लीजिए। इसमें सिंपल कहा गया है, एक पर आक्रमण सब पर आक्रमण माना जाएगा और सब मिलकर के जवाब देंगे। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कोल्ड वॉर का यह उपज था, ये मिलिट्री ब्लॉक, ये यूएस लेड मिलिट्री ब्लॉक था, या कैपिटलिस्ट लोगों का मिलिट्री ब्लॉक था, आप ऐसे भी कह सकते हैं। हाँ, आगे चल करके ऐसा ही पूर्व सोवियत संघ यानी कि जो यूएसएसआर है, उसने भी मिलिट्री ब्लॉक बनाया था, वारसा, जिसको वारसा कहा जाता है, वह 1955 में बना था वारसा। ये रसिया या यूएसएसआर का मिलिट्री ब्लॉक था, यानी कम्युनिस्ट मिलिट्री ब्लॉक, ठीक है। दूसरा, ये सभी के लिए नहीं खुला है, जरा इसके नाम पर आप आइए, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। केवल नॉर्थ अटलांटिक जो देश है वही केवल इसमें आ सकते हैं और कुछ नहीं। इसमें सारा यूरोप तो आता है, लेकिन सारे यूरोप के दरवाजे खुले हुए, और बाकी जितने भी नॉर्थ अटलांटिक देश हैं केवल वही आएंगे। इसके नाम नहीं छुपा हुआ है नॉर्थ अटलांटिक, सभी नहीं हो सकता। यहाँ पर एक बड़ा रोचक सा बात है, यूके जरूर इसका पार्ट है, यानी यूनाइटेड किंगडम, जिसको आप इंग्लैंड कहते हैं, लेकिन यदि आप गौर करेंगे तो यूके का एक द्वीप पर कब्जा है फॉकलैंड में। फॉकलैंड जो द्वीप का नाम है, जो अर्जेंटीना के पास में पड़ता है। अर्जेंटीना बेसिकली वो साउदर्न अटलांटिक में स्थित है, और आप जानते होंगे कि जो क्या कहता है साउथ जो अटलांटिक है वहां पर पड़ता है क्या, फॉकलैंड, जिस पर अधिकार है किसका, इंग्लैंड का। अब इसी के लिए क्या हुआ, एक लड़ाई शुरू हो गई इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच में। इंग्लैंड ने कहा कि नाटो इसमें हस्तक्षेप करे, लेकिन नाटो ने मना कर दिया, क्योंकि नाटो का मानना है कि ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, आपका कोई क्षेत्र जो है वह साउदर्न अटलांटिक में है, तो हम उसे आपके देश पर अटैक नहीं मानेंगे कि उस आपके देश पर अटैक हुआ हो, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो जो पार्ट है आपका वो साउदर्न अटलांटिक में है। इसलिए बाकायदा नाटो इन्वॉल्व नहीं हुआ उसमें पूरे वॉर में, जो बैटल चला था अर्जेंटीना और इसमें। ध्यान रखें, अमेरिका के भी बहुत ऐसे, मार्शल आइलैंड जो पैसिफिक में पड़ता है अमेरिका का, जहां पर एयरबेस है, एंडरसन एयरबेस, यदि वहां पर कोई अटैक करता है तो नाटो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि वो पैसिफिक में पड़ता है। इसका मतलब इस चीज को आप जान लीजिए कि ना अमेरिका और ना अदर कोई बहुत सारी कंट्रीज जो नाटो का मेंबर है, उसकी पूरी की पूरी टेरिटोरी को डिफेंड करना नाटो के लिए आवश्यक शर्त नहीं है। यदि वो नॉर्थ अटलांटिक में उनकी टेरिटोरी नहीं है, वो देश का कुछ पार्ट पता लगा कहीं कोई और द्वीप में कब्जा किया हुआ है, तो वहां के लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है नाटो। इस आधार पर आप समझ सकते हैं कि नाटो जो है केवल नॉर्थ अटलांटिक देशों के लिए खुला हुआ है और यूरोप के लिए खुला हुआ है। ठीक है, सभी निर्णय वाजिब है, इस बात सही बात है, वो सर्वसम्मति से लिए जाते हैं। नाटो के जो मेंबर हैं उनके फोटो यहाँ पर आपको मिल रहा होगा। अल्बानिया, क्रोएशिया, ये सब कुछ मेंबर हैं, आप ध्यान में रखें। क्रोएशिया, फिनलैंड 2023 में बना, हंगरी, लुथवानिया, नॉर्थ मेडिसोनिया, रोमानिया, टर्की, ध्यान रखेंगे। बेल्जियम, ये शुरू से है 1 नंबर, 49 में आ गया। फिर चेक रिपब्लिक है, फ्रांस, ये भी शुरू से है, 49 में ही आया गया था। ठीक है, आइसलैंड, ये भी शुरू से है, इसको भी ध्यान में रखेंगे, 3rd। लैक्समबर्ग, ये भी 49 में ही है, 4th। नॉर्वे, ये भी 49 में आ गया, 5th। स्लोवाकिया, ये बहुत लेट बना है, 2004 में। यूनाइटेड नेशंस यानी अमेरिका, ये तो बनाया ही है, 5, ध्यान में रखेंगे। बुल्गारिया, डेनमार्क, ये भी जिस समय बना था उसी समय आया था, 6, 7 हो गया। जर्मनी बहुत बाद बना था, वो भी जर्मनी जो बना था पहले वेस्ट जर्मनी बना था, ध्यान रखेंगे, क्योंकि
बर्लिन की दीवार जर्मनी के बीचों बीच बना दी गई थी। बर्लिन और जर्मनी दो देशों में बट गया था, एक पश्चिमी जर्मनी और एक पूर्वी जर्मनी। पूर्वी जर्मनी पर एक तरह से कहा जाए कम्युनिस्ट शासन था और वह यूएसएसआर के अंडर में माना जाता था या उसके प्रभाव में माना जाता था। इसलिए जब जर्मनी बना तो याद रखेंगे जर्मनी का वेस्ट जर्मनी बना था 55 में। इटली जिस समय बना था उसी समय बना, मतलब ये भी मेंबर हुआ था, ये 8वां है। मॉन्टीनेग्रो है, पोलैंड है, ये सब बाद में बने। स्लोवानिया है, इंग्लैंड, यानी ये 9वां कंट्री, ये भी उसी साल बना। अगला आइए कनाडा, ये 10वां कंट्री है जो जिस समय नाटो बना, ये फाउंडिंग मेंबर है कनाडा। एस्टोनिया बाद में बना है, ग्रीस बाद में बना है, लाटविया, नीदरलैंड 11वां, ये अभी उसी समय बना, और पुर्तगाल 12वां। स्पेन बाद में 82 में बना। ठीक है, आप याद रखेंगे। लास्ट में जो बना है अभी वो बना है स्वीडन, ये 32 कंट्री है, 32वां नंबर है। अभी तक आपने जितना भी देखा 31 कंट्री था, 32 जो है वो स्वीडन बना है। याद रखेंगे अभी जो हाल में बना है वो फिनलैंड बना है एक, और जो बना है वह है फिनलैंड और नॉर्वे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे फिनलैंड और नॉर्वे जो है वह बेसिकली नया बना। ये जो बेसिकली जो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये मैंने साथ में लगातार बोल दिया। ध्यान रखेंगे जो नॉर्वे है वो अभी हाल में बना है 2023 में। ठीक है, नॉर्वे शुरू से नहीं था, नॉर्वे 2023 में बना है फिनलैंड के साथ, और स्वीडन 32वां है। इसका मतलब जब समय जिस समय यह बना था, क्या नाटो बना था, तो 12 नहीं 11 होंगे। ध्यान में रखेंगे 11 कंट्रीज जो होंगे वो फाउंडिंग मेंबर है, बाकी सब बाद में जुड़ते गए। ठीक है, मैं फिर से बोल दूं, फिनलैंड और नॉर्वे 2023 में बने, और उसके बाद स्वीडन 32वां बना। ये यहाँ पर ये भी ध्यान रखें आप लोग कि जो नाटो का जो हेडक्वार्टर है वो ब्रुसेल्स में है। ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है संघाई सहयोग ऑर्गेनाइजेशन जो संगठन है उसमें कौन से देश इसमें से हैं या नहीं है, देख लीजिए। सरल से देश पूछा जा रहा है, कौन देश है, ध्यान रखें। तो उज्बेकिस्तान है, बिल्कुल है। कजाकिस्तान भी है, रसिया भी है, तुर्कमेनिस्तान भी है। लेकिन इसमें कौन नहीं है, ध्यान रखेंगे, इराक नहीं है और बांग्लादेश नहीं है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। चलिए इस पर पूरी बातें कर लेते हैं, जरा देख लेते हैं क्या है पूरी स्थिति, जरा इसको समझ लिया जाए। ये जो संघाई एससीओ जो है, यानी संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, यह बेसिकली 2001 में आया था, और इसको बनाने का जो मुख्य श्रेय जाता है वह रसिया और चाइना को जाता है। इसमें कौन कौन से इंटरेस्ट है याद रखेंगे। इसमें जो है वो यूरेशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश किया गया था। यानी कि जो इसको इस्टेब्लिश करने का जो मकसद है वो क्या क्या है, यूरेशियन पॉलिटिक्स भी है। यूरेशियन मतलब यूरोप और एशिया का मिला जुला जो क्षेत्र है, खासकर रसिया वाला क्षेत्र, क्योंकि रसिया यूरोप में भी है और एशिया में भी है। तो यूरेशियन, इसलिए इसके लिए वर्ड यूज किया गया यूरेशियन इकोनॉमी, साथ ही साथ इंटरनेशनल सिक्योरिटी पर भी ये काम करता है, और डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, 2001 में स्टेब्लिश हुआ था। यदि आपसे पूछा जाए वर्ल्ड के यूरेशिया का टोटल जो एरिया, यानी यूरोप और एशिया का मिलाकर जो एरिया है, उसका 80% अकेले संघाई ना कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के पास में। इस बात को ध्यान में रखेंगे। वर्ल्ड का 40% पॉपुलेशन को ये कवर करता है। कौन, यह संघाई कॉरपोरेशन। 2021 के अकॉर्डिंग इस जो जीडीपी है, 20% वर्ल्ड की जीडीपी जो ग्लोबल जीडीपी है उसको ये कवर करता है। यहाँ पर कुछ बातों को और भी जानिए, बहुत बढ़िया रहेगा कि ये जो 2021 में एससीओ आया था, इससे पहले संघाई 5 आया था। संघाई 5 जो था वो 1996 में बना था, और इसमें था चाइना एक, दूसरा कजाकिस्तान, तीसरा किर्गिस्तान, चौथा रसिया और पांचवा तजाकिस्तान। संघाई 5 कहा गया। लेकिन क्या हुआ कि 2001 में इसमें एक और देश शामिल हो गया, छठा उज्बेकिस्तान। तभी इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया, एससीओ कर दिया गया। यहां पर आप यह भी ध्यान रखें कि 2017 में इसमें शामिल हो गया इंडिया और पाकिस्तान। अब संख्या हो गई 6 से बढ़कर 8, और अभी हाल ही में 2023 में इसमें ईरान भी शामिल हो गया है, ज्वाइन कर गया है जुलाई 2023 में। तो अब इसकी संख्या हो गई है 9। टोटल मेंबर कितने हैं, 9। ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे।
यहाँ पर एक बात ध्यान रखेंगे, एक बात भी आप भी, कि जो इसका हेडक्वार्टर है संघाई का, एससीओ का, सॉरी, वो बेसिकली कहाँ है, चाइना में है, बीजिंग। अच्छा, इसके अंदर एक रैट्स आता है, इसको मैंने बाकायदा बोल रखा है कई बार क्लास में, ध्यान रखिए, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर इसका पूरा नाम है। यानी संघाई जो है वो टेररिज्म, सेपरेशन और क्या कहता है, सेपरेटिस्ट या एक्सट्रीमिस्ट जो टाइप की चीजें हैं उसको काउंटर करने के लिए और आपस में तालमेल बैठाने के लिए अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया हुआ है जिसको कहा जाता है रेड्स, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। यह बनाया गया था 2004 में इसके द्वारा, एससीओ के द्वारा, और इसका जो हेडक्वार्टर है ये उज्बेकिस्तान में ताशकंद में है। ठीक है, इस सब ऑर्गेनाइजेशन का ध्यान में रखेंगे, इसको भी बात। अगले प्रश्न पर आते हैं, जरा देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री आर द मेंबर ऑफ बोथ सार्क एंड बिम्स्टेक, यानी सार्क और बिम्स्टेक दोनों का जो मेंबर है उसकी बात की जा रही है। तो ध्यान रखेंगे, इंडिया सार्क में भी है और बिम्स्टेक में भी है, भूटान भी सार्क में भी है और बिम्स्टेक में भी है, पाकिस्तान केवल सार्क में है, बिम्स्टेक में नहीं है, मालदीव भी केवल सार्क में है, बिम्स्टेक में नहीं है, श्रीलंका भी दोनों में है, सार्क में भी है और बिम्स्टेक में भी है। तो आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर, इसका मतलब उत्तर क्या हो जाएगा, 1, 2 एंड 5 बी। चलिए कुछ इस बारे में भी जान लेते हैं क्या क्या बातें हैं। पहले बात तो आप जान लीजिए, जो सार्क बना था वो बेसिकली 1985 में बना था। इसका हेडक्वार्टर काठमांडू है। 8 देश हैं, अफगानिस्तान 1, बांग्लादेश 2, भूटान 3, इंडिया 4, मालदीव 5, नेपाल 6, पाकिस्तान 7 और श्रीलंका 8। कुछ ऑब्जर्वर स्टेट भी हैं करीब करीब, ऑस्ट्रेलिया 1, चाइना 2, यूरोपियन यूनियन 3, ईरान 4, जापान 5, मॉरिशस 6, म्यांमार 7, साउथ कोरिया 8 और यूनाइटेड स्टेट 9, यानी 9 इसके ऑब्जर्वर स्टेट्स भी हैं, ध्यान में रखें। यदि सार्क के बारे में कहा जाए कितने लैंड को कवर करता है ये ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड का, तो 3% लैंड को कवर करता है, 21% पॉपुलेशन को कवर करता है, और यदि मैं कहूं इकोनॉमी को तो 5.21% इकोनॉमी को ये कवर करता है। अब आइए बिम्स्टेक के बारे में। बिम्स्टेक 1997 में स्टेब्लिश हुआ था, इस बात को ध्यान में रखें आप। ठीक है, जब ये स्टेब्लिश हुआ था उस समय इसमें बांग्लादेश था, इंडिया था, श्रीलंका था और थाईलैंड था, और इसलिए इसको उस समय कहा जाता था बिस्ट ईसी या बिस्ट इक। इसका पूरा नाम था बांग्लादेश इंडिया श्रीलंका थाईलैंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। ठीक है, ध्यान रखें। अब हुआ क्या कि जून में स्टेब्लिश हुआ, फिर आगे चल करके उसी साल दिसंबर के महीने में म्यांमार भी शामिल हो जाता है 1997। तब इसका नाम बिस्ट की जगह पर बिम्स्ट इक हो गया, बिम्स्टेक नहीं हुआ, बिम्स्ट इक, ईसी है ना। इसमें एम जो था अब आ गया म्यांमार, यानी बांग्लादेश इंडिया म्यांमार श्रीलंका थाईलैंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। यह कब हो गया, दिसंबर में जाकर। लेकिन फिर क्या हुआ, 1998 में क्या हुआ, नेपाल ऑब्जर्वर बना, और फिर बाद में 2004 में नेपाल और भूटान ये दोनों बन गए इसके प्रॉपर मेंबर, यानी अब संख्या हो गई मेंबरों की 7। ठीक है, तो अब चूंकि ये बे ऑफ बंगाल में तो आते नहीं थे, भूटान लैंडलॉक है, नेपाल भी लैंडलॉक है, इस कारण से इसका नाम बदल दिया गया 2004 में, और इसका नाम हो गया, अब बोला जाने लगा 2004 के बाद, 2004 के बाद इसका नाम हो गया द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। 7 देश हैं, जरूर ध्यान में रखें इस बात को, और कमेंट बॉक्स में जरूर कहें कि इसका हेडक्वार्टर कहां पर है। चलिए आगे आइए। 1978 में एक बाकायदा एक घोषणा हुई थी जिसको कहा जाता है अल्मा आटा घोषणा, अल्मा आटा डिक्लेरेशन। ये किससे रिलेटेड है, क्वेश्चन ये है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वुमेन्स राइट, सोशल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, प्राइमरी हेल्थ केयर यानी पीएचसी, और रिस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमन राइट्स। तो इसका सही उत्तर है प्राइमरी हेल्थ केयर। प्राइमरी हेल्थ केयर में ये घोषणा जो है वो एक माइलस्टोन है। क्या है पूरी बात, एक लाइन में इसको भी समझने की कोशिश करते हैं।
पहली बात तो जान लीजिए, जो अल्मा आता जो है घोषणा जो हुई थी, ये प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए यानी प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज के लिए हुआ था। अलमाटी में हुआ था, जिसका पहले का जो नाम था वो था अल्मा आता। आज जो अलमाटी है आपको पता होगा ये कजाकिस्तान में पड़ता है। उस समय कजाकिस्तान जो था वो सोवियत संघ का भाग था, ठीक है। और इस जगह को अलमाटी नहीं कहते थे, क्या कहते थे? अल्मा आता। इसलिए अल्मा आता डिक्लेरेशन कहा जाता है। लेकिन आज के तारीख में अल्मा आता करके कुछ नहीं है, अलमाटी है जो कजाकिस्तान में पड़ता है। और माना जाता है यहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ 1978 में, सितंबर के महीने में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया गया। और यह प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के महत्व को रेखांकित करने वाली पहली, याद रखेंगे, पहली इंटरनेशनल डिक्लेरेशन था, अंतर्राष्ट्रीय घोषणा थी। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न, contributing to one world, one health, a strategic framework for reducing risk of infectious diseases at the animal-human ecosystem interface is a global initiative of, मतलब कि विश्व एक स्वास्थ्य जो एक इनिशिएटिव है, उसमें पशु मानव पारिस्थितिकीय तंत्र इंटरफेस पर संक्रमण रोगों के जोखिम को कम करने के लिए एक रणनीतिक ढांचा तैयार किया गया है। यह किसका पहल है? तो पहले तो आप ये जान लीजिए, वन हेल्थ वन वर्ल्ड वन हेल्थ है, ये बेसिकली जो लाया गया था ये एपिडेमिक के दौरान लाया गया था। और ये इसका मूल जो मकसद था बिल्कुल सही है। जो स्टेटमेंट जो क्वेश्चन है वो बेसिकली यह बता रहा है कि जो जानवर से खासकर जो मनुष्य में जो डिजीज फैलता है, खासकर इन्फेक्शंस और या संक्रमण कहा जाए, उसी के लिए लाया गया था कि उसको रोकथाम कैसे किया जा सके, कैसे जानवरों के डिजीज को भी खत्म किया जा सके, कैसे जानवर से जो ह्यूमन बींग्स में डिजीज आ रहे हैं उसको रोका जाए, उसके लिए इनिशिएटिव लाया गया था। और इसमें पूछा गया कि किसका इनिशिएटिव है, तो याद रखेंगे इसमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी शामिल है, बिल्कुल सही बात है। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम यानी यूएनईपी वह भी इसमें शामिल है, दूसरा। एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी एफएओ वो भी शामिल है, तीसरा। यानी इसका उत्तर तीनों होगा, तीनों शामिल है। क्या है पूरी बात जरा देख लेते हैं हम लोग, है ना। देखो लिखा हुआ है इंडियाज वन हेल्थ विजन जो है, ये बेसिकली ब्लूप्रिंट डिसाइड किया गया था, एग्रीमेंट हुआ था। इसमें एग्रीमेंट में ध्यान रखेंगे कौन कौन से शामिल है। एक तो एफएओ जिसको मैंने कहा पहला, ये आपके ऑप्शन में था। दूसरा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड एफएओ हो गया, द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर द एनिमल हेल्थ यानी दूसरा ओआईई। ये ऑप्शन में आपका नहीं है लेकिन ये होगा, ये दूसरा है, द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर द एनिमल हेल्थ। जरूर इसको देखिएगा, इसके हेडक्वार्टर कहां पर है। एफएओ का तो पता है आपको, रोम में है। आगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तीसरा, ये तो ऑप्शन में भी था, ये 3 हुआ। और चौथा है द यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम यानी यूएनईपी, जिसका हेडक्वार्टर कहां है? नैरोबी, आपको पता होगा। ये 3 है, ये चौथा, ये चारों मिलकर के ये कार्यक्रम कर रहे हैं। लेकिन इसको जो एसिस्ट कर रहा है, खासकर जो फंड दे रहा है, वह दे रहा है यूनिसेफ यानी यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, एक तो ये, और दूसरा है इसको वर्ल्ड बैंक के तहत भी फंड मिल रहा है, ये दूसरा। तो इससे 6 ऑर्गेनाइजेशन अटैच्ड है, 4 का ये इनिशिएटिव है और 2 के द्वारा ये फंडेड है। ये क्या करेगा जरा देख लीजिए। ये जानवरों यानी लोगों और जानवरों और पर्यावरण तीनों की देखभाल के लिए इनिशिएटिव लाया गया है। तीनों स्वस्थ रहे, लोग भी स्वस्थ रहे, जानवर भी स्वस्थ रहे और पर्यावरण भी स्वस्थ रहे। बेसिकली एक एकीकृत प्रयास है, इंटीग्रेटेड प्रयास है इसके तहत। और मकसद क्या है? जो संक्रामक रोग है उसको दूर किया जाए। इसके अंतर्गत सार्वजनिक स्वास्थ्य की तो बात की ही गई है, साथ ही साथ पशु चिकित्सा उसकी भी बात की गई है। वाजिब है, जब तक पशु चिकित्सा नहीं होगा तब तक कैसे इंटरफेस को आप रोक सकते हैं, इन्फेक्शन को आप रोक सकते हैं, वह भी शामिल किया गया। पर्यावरण भी तो किया ही गया है, तो ध्यान रखेंगे ये सब बातें इसमें की गई है। कई सारी बीमारी को इसमें कवर किया गया, आप इसको जरूर चेक करें। रुक करके थोड़ा वीडियो देखेंगे तो आपको नीचे सब कुछ पता चल जाएगा। आगे अगला है द कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू। द यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू basically is a unique process which involve a periodic review of the human rights record of all United Nations member। मतलब
यूनिवर्सल पीरियडिक रिव्यू जो है, यानी जिसको मैंने अभी कहा यूपीआर, वह क्या है? एक अनूठी प्रक्रिया है। इसमें सभी संयुक्त राष्ट्र के देश, सदस्य देश के मानवाधिकार रिकॉर्ड का समय समय पर समीक्षा की जाएगी। वाजिब बात है, चाइना, रसिया, इतने सारे वॉर हो रहे हैं, हमास वगैरह, तो ये बकायदा जरूरी है कि समय समय पर इसका चर्चा, मतलब जो भी उनका मानवाधिकार रिकॉर्ड है उसको चेक किया जाए। एक इनिशिएटिव है रिव्यू, यूपीआर आजकल बहुत चर्चा में। दूसरा, द यूपीआर इज अ सिग्निफिकेंट innovation of the Human Rights Council which is based on equal treatment for all the countries। यानी यूपीआर जो लाया गया है, ये मानवाधिकार परिषद, जो यूएनओ की मानवाधिकार परिषद है, यानी ह्यूमन राइट काउंसिल जो यूएनओ का, उसका एक पहल है जो सभी देशों के लिए समान व्यवहार पर आधारित है। तीसरा पॉइंट क्या, जरा इस पर देखा जाए। It provide an opportunity for all states to declare what action they have taken to improve the human rights situations in their country। मतलब यह सभी राज्यों को यह घोषित करने का अवसर प्रदान करता है कि उन्होंने अपने अपने देश में मानवाधिकार स्थिति में सुधार के लिए क्या क्या कार्रवाइयां की है, यह भी बताना है इसका काम है। इसमें याद रखेंगे तीनों ही पॉइंट सही है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए थोड़ी सी बातें इस पर कर लेते हैं। पहली बात तो आप जान लीजिए, बात सिंपल सी है कि यूनाइटेड नेशन जो ह्यूमन राइट काउंसिल है, उसमें एक रिफॉर्म लाया गया था 1905 में, जिसे यूएन रिफॉर्म प्रोसेस भी कहा जाता है। और इसी का परिणाम था कि यूपीआर आया, और ये स्टैब्लिश जो हुआ है वो 2006 में हुआ है, 6 में हुआ है, जनरल असेंबली रिजोल्यूशन में लाया गया, और उसके बाद 3 अप्रैल में यह स्टैब्लिश हो गया यूपीआर। एक रिफॉर्म उसके द्वारा एचआरसी में किया गया रिफॉर्म 2005 में, और उसके द्वारा जो जनरल असेंबली है उसने रिजोल्यूशन पास किया, और 2006 में यूपीआर आ गया। ध्यान रखेंगे, ठीक है। और जितनी बातें मैंने कही थी वो याद रखेंगे। मेंबर तो बहुत सारे हैं, सारे के सारे 193 मेंबर जो यूएनओ के हैं वो इसके भी मेंबर होंगे, लेकिन इसको जो गवर्न करता है, याद रखेंगे इस बात को आप समझ सकते हैं कि द वर्किंग ग्रुप ऑफ द यूपीआर which is comprised of the HRC's 47 member state and chaired by HRC president। याद रखेंगे इसका जो वर्किंग ग्रुप है वह 47 जो मेंबर है एचआरसी के, वही इसका वर्किंग ग्रुप भी है, और साथ ही साथ इसके जो चेयरमैन होंगे, मतलब इस ग्रुप का जो चेयर किया जाएगा, यानी जो अध्यक्ष होंगे, वह एचआरसी यानी ह्यूमन राइट कमीशन का जो प्रेसिडेंट होगा वह इसका भी प्रेसिडेंट होगा, ठीक है। यानी वर्किंग ग्रुप में वो सारे व्यक्ति होंगे जो ह्यूमन राइट काउंसिल के जो मेंबर होंगे वो तो होंगे ही 47, साथ ही साथ चेयर कौन करेगा? उसी का जो मानवाधिकार परिषद होगा, जो अध्यक्ष होंगे वही होगा। बाकी आपको सब बातें बता दी गई है, आगे सुना जाए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, जरा देखते हैं। द ब्लू हेलमेट, ब्लू हेलमेट मतलब यूएनओ का जो सैनिक है उनको ब्लू हेलमेट कहा जाता है, ठीक है। जरा देखिए, शांति सेना, जो यूएनओ की शांति सेना है उसमें द ब्लू हेलमेट्स are the military personnel of the United Nations that work alongside the UN police and the civilian colleagues to promote stability, security and peace process। मतलब ब्लू हेलमेट संयुक्त राष्ट्र के सैन्य कर्मी हैं जो स्थिरता, सुरक्षा और शांति प्रक्रियाओं को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र पुलिस और नागरिक सहयोगों के साथ साथ काम करती है, यानी संयुक्त राष्ट्र पुलिस और नागरिक सहयोगियों के साथ मिलकर के काम करती है। दूसरा पॉइंट, ऑल द मिलिट्री पर्सनल्स अंडर द ब्लू हेलमेट्स आर मेंबर ऑफ देयर नेशनल आर्मीज फर्स्ट हु आर सेकेंडरी टू द वर्क अंडर द यूएन कमांड। मतलब ब्लू हेलमेट के तहत काम करने वाले जितने भी सैन्य कर्मी हैं वो पहले अपने देश के सैन्य कर्मी हैं, और द्वितीयक में वह संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर काम करने वाले सैन्य कर्मी हैं। पहले किसके हैं? वो पहले अपने देश के, ठीक है भैया। दूसरा, तीसरा, द वेस्टर्न कंट्रीज आउट नंबर द अफ्रीकन एंड एशियन कंट्रीज इन द कंट्रीब्यूटिंग सोल्जर्स टू द ब्लू हेलमेट। मतलब सिंपल सी बात है, ब्लू हेलमेट यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की जो शांति सेना है ब्लू हेलमेट पहनती है, इसलिए उसका नाम ब्लू हेलमेट है। इसमें जो सैनिक है उसमें ज्यादातर सैनिक किसके हैं? पश्चिमी देशों के। ऐसा कहा गया कि पश्चिमी देशों की संख्या ज्यादा है अफ्रीका और एशिया के मुकाबले। तो यह बिल्कुल गलत है, तीसरा वाला। पहला और दूसरा बिल्कुल सही है।
ध्यान रखेंगे ब्लू हेलमेट जो है वो मिलिट्री पर्सन्स हैं यूएनओ के, जो एक तरह से कहा जाए पुलिस का भी काम करते हैं और सेना का भी काम करते हैं और नागरिक सहयोग के साथ काम करते हैं मिला करके। दूसरा पॉइंट है, पहले वह अपने देश के नागरिक होते हैं जहां से वो बिलोंग करते हैं, उसके सॉरी अपने देश के पहले वो सैन्य कर्मी होते हैं और सेकेंडरी में कहा जाए वो इनके होते हैं। लेकिन यह बिल्कुल गलत है कि यूएनओ की जो है ब्लू हेलमेट आर्मी है, जो शांति सेना एक प्रकार में, उसमें वेस्टर्न कंट्रीज के लोग ज्यादा है, बिल्कुल गलत है। एशिया और अफ्रीकन कंट्रीज के लोग ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे ब्लू हेलमेट के अंतर्गत यानी कि शांति सेना में जो लोग शामिल होते हैं यूएनओ के फ्लैग के अंतर्गत, वह नॉर्मली यदि कहा जाए तो अप टू 1 ईयर फील्ड में काम करते हैं, मतलब 1 साल तक, 1 साल या उससे कम तक फील्ड में, यानी कहीं पर जाना है किसी देश में शांति सेना, कहीं पर कांगो वगैरह में लड़ाई हो रही है तो वहां पर काम करना है, तो फील्ड के लिए 1 साल है और 2 से लेकर 3 साल तक वो हेडक्वार्टर में काम करते हैं न्यूयॉर्क में। इस बात को ध्यान में रखें। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न जरा देख लीजिए क्या है। Consider the following statement regarding the comprehensive and progressive agreement for the Trans-Pacific Partnership (CPTPP), यानी ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए एक व्यापक और प्रगतिशील समझौते के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है जरा देखा जाए। पहला, द पैक्ट रिक्वायर्स कंट्री टू एलिमिनेट और रिड्यूस टैरिफ एंड मेक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट टू द ओपनिंग सर्विसेज एंड इन्वेस्टमेंट मार्केट। मतलब यह जो समझौता है देशों के बीच टैरिफ को खत्म करना, टैरिफ मतलब सीमा शुल्क को या तो खत्म करना या कम करने और सेवाओं और निवेश बाजारों को खोलने के लिए मजबूत प्रतिबद्धता को बनाने की आवश्यकता है। यानी ये जो इसमें जो शामिल देश होंगे वह अपने टैरिफ को कम करेंगे मेंबर्स के लिए या तो खत्म करेंगे और साथ ही साथ अपने जो बाजार है उसमें सेवा हो यानी सर्विसेज और निवेश को खोल देंगे, मतलब दूसरे को आने से रोकना नहीं है। ठीक है। दूसरा पॉइंट, it also has the rule addressing competition, intellectual property rights and protection of all foreign companies, यानी इसमें विदेशी कंपनियों के लिए प्रतिस्पर्धा, बौद्धिक संपदा अधिकार और सुरक्षा को संबंधित करने वाले नियम भी हैं। तीनों चीज है, तीनों के यहाँ पर आप उनको ऐसा नहीं कि उनको रोका जाएगा। यदि कोई विदेशी कंपनी आएगी उसके मेंबर के देश में कोई तीसरे देश की कंपनी आ गई तो उसको पूरा मौका दिया जाएगा प्रतिस्पर्धा के लिए यानी कंपटीशन के लिए। फिर उनके बौद्धिक संपदा अधिकार जो यदि कहा जाए इसको प्रॉपर्टी राइट्स जो होंगे उसका प्रोटेक्शन किया जाएगा और साथ साथ उनको सुरक्षा प्रदान भी किया जाएगा और इन सब के लिए बाकायदा नियम भी है, ऐसा इसमें लिखा गया। तीसरा पॉइंट, यूनाइटेड नेशन एंड इंडिया आर द मेंबर ऑफ CPTPP। तो इसमें ध्यान रखेंगे पहला और दूसरा बिल्कुल सही है, तीसरा गलत है, इसको बात ध्यान में रखेंगे। इंडिया और अमेरिका इसका मेंबर नहीं है। क्या है जरा देखा जाए। पहला पॉइंट तो यह है जो यह आया है, देखिए ध्यान में रखिए, ये जो 1 मिनट, ये जो CPTPP है यह जो पैक हुआ है ये 2018 में आया है, वही बात है, कट द बैरियर्स। और ये 11 देश है, इसमें ध्यान रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनई, कनाडा, चिली, जापान, मलेशिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, पेरू, सिंगापुर एंड वियतनाम। क्या क्या बातें कही गई वो दोनों ही बातें सही है कि रिड्यूस करना है टैरिफ को या खत्म कर देना है, और तीसरा पॉइंट एड्रेस करना है रूल को, है ना, जो कंपटीशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्शन करे और फॉरेन कंपनीज को भी प्रोटेक्शन करे। याद रखेंगे इसको लाने का जो बहुत मकसद है वो बहुत बड़ा कारण है अगेंस्ट चाइना। चाइना जो मोनोपोली कर रहा है उसके अगेंस्ट जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में और ट्रेड में, तो उसको कहीं ना कहीं काउंटर करने के लिए इसको लाने की बात की गई है। चलिए अगले, तो यहीं तक था, यह कंप्लीट होता है। फिर हम लोग मिलते हैं अपने एक नए वीडियो में, नई प्रकार के जितने भी क्वेश्चंस होंगे इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड, करंट अफेयर, उसको अगले वीडियो में देखेंगे। नमस्कार।